Hello friends, welcome you to lecture number 3 for organisms and population. ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे yesterday was 13th of September, तो हमारी नीट की जो पेपर था वो कल था। ठीक है, तो इस बार के जो क्वेश्चन एनालिसिस था, देखो हम जैसे इकोलॉजी कर रहे हैं वैसे इकोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होता है, बट इस बार बहुत ज्यादा नहीं था। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चंस थी, और जो हमारे इकोसिस्टम वाला पार्ट आएगा आगे उससे भी मेरे 2 क्वेश्चंस थे उसमें से। ठीक है, और डाइवर्सिटी से फिर एक क्वेश्चन था जो डायरेक्ट मतलब पूछा गया था, राइट। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार ले रखा है, मतलब वेटेज जिसका कम होती है नॉर्मली, लेकिन इस बार काफी क्वेश्चंस उस टॉपिक से आ रखा है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। तो जो मैंने आपको करवाए थे ना कि बायोटेक्नोलॉजी में कि वेक्टर कौन सा है, तो वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रखा है। एगरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस के ऊपर खास तौर पे आ रखा है। बेसिलस थुरिंजेंसिस के ऊपर 2 क्वेश्चन आ रखा था उसकी एप्लीकेशन पार्ट से। एगरोबैक्टीरियम से भी क्वेश्चन आ रखा था। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे हमने नोमेनक्लेचर बताया था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे वो कट कर रहा है, राइट। तो ये मतलब बायोटेक्नोलॉजी से मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चंस थे इस बार। और उसके बाद देखा गया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो नेक्स्ट वेटेज सबसे ज्यादा गया है इस बार, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। इवन ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आ रखा था इस बार, जैसे कि फर्स्ट फेज ट्रांसलेशन की कौन सा स्टेप है, तो उससे भी आ रखा था। और जैसे लेंथ ऑफ द डीएनए हमने कैलकुलेट किया था ना कि लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर्स, तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकालना था, वो भी आ चुका है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से भी 3-4 क्वेश्चंस आ रखा था इसमें। एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से भी 2 क्वेश्चंस था। तो कुल मिला के जो मैंने देखा है इस बार 12th वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रखा था। फिजियोलॉजी पार्ट अगर 11th की देखोगे तो फोटोसिंथेसिस से भी एक क्वेश्चन था, और रेस्पिरेशन से भी एक ही क्वेश्चन था उसमें। ग्रोथ वाले प्लांट ग्रोथ चैप्टर से 2 क्वेश्चंस थे, बल्कि इस बार ग्रोथ से ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रखा है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 4 क्वेश्चन उसमें से भी था, किंगडम वगैरह से। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट जो है लिविंग वर्ल्ड, उससे कोई क्वेश्चन इस बार नहीं था। ठीक है, प्लांट किंगडम से भी था 2 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के मैंने जो देखा है, जो एक सर्वे जो हुआ है हमारी, दैट वाज कि 12th वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रखा था। क्वेश्चन इस बार नॉट इजी बोल रहे हैं बच्चे, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री भी इजी है इस बार, बल्कि थोड़ा बायो थोड़ा मॉडरेट हो गया है। लेवल जो है मीडियम लेवल की था, बहुत इजी। तो देखो क्वेश्चन तो देख के ही इजी लग रहा था हमें कि इजी है, बट उसमें ना कुछ चीजें जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट भी था, लाइक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना है। जैसे मैं ट्यूटोरियल्स पे डालती ही हूँ कि मतलब कौन सा करेक्ट ये है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाल देती हूँ। तो जो मैंने देखा है लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से मतलब ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे थे, और वही चीज हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें पता है क्या होता है कि हमें चारों ऑप्शन अच्छी तरह से देखना होता है, कि पढ़ के देखना होता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है, वो भी हमें रीजन उसमें निकालना होता है। सो कुल मिला के मिक्स था, वैसे इट वाज इजी। और एक चीज और ध्यान देना है हमें, जितने क्वेश्चन इजी हो जाता है ना, कट ऑफ हमारी उतनी ज्यादा जाता है, परेशानी उसमें जल्दी ज्यादा आती है, राइट। तो एनीवे जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, जो नोट्स मैं दी जा रही हूँ सारे उन नोट्स में से ही आया हुआ था। मेरे जो नॉर्मल क्लासरूम के बच्चे होते हैं वो भी मुझे कहते हैं कि नोट्स के अलावा तो मैम कुछ आया ही नहीं है, और कुछ चीजें तो एनसीईआरटी के बिल्कुल डायरेक्ट लाइन उठा के रख दिया है ना, बट ज्यादा नहीं है। मतलब हम कई सारे क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी से भी प्रेडिक्टेड है कि नहीं है, उसमें डायरेक्ट हमें मिल नहीं रहा था, तो इट वाज कॉन्सेप्चुअल भी, है ना। तो सम पार्ट वाज कॉन्सेप्चुअल, पार्ट वाज आल्सो देयर। सो जो भी है हमारा, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है।
तो जो नोट्स हम डाल रहे हैं कि अभी भी पॉपुलेशन में भी, जैसे आज हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, हाँ आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी एक थोड़ा सा मिमिक्री में एक और बार रिवाइज करा देती हूँ, कुछ मिमिक्री उसमें टाइप्स है, बस मैं उसके ऊपर नोट्स नहीं दे रही हूँ, मतलब डायरेक्ट में कह रही हूँ, उन लेक्चर्स की या उन वर्ड्स को आप एक बार सुन लो एंड दैट विल डू मच बेटर, क्योंकि और उसके अलावा विल डू पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि कल इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, पॉपुलेशन वाला पार्ट से भी क्वेश्चन आया है, बल्कि हर साल इंटरेक्शन से आता है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस बार इंटरेक्शन से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना, हम ज्यादातर प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इंटरेक्शन की एग्जाम्पल से आता है, बट इस बार इंटरेक्शन वाले पार्ट से नहीं है क्वेश्चंस, राइट। एक बार मिमिक्री का पढ़ लेते हैं। मिमिक्री मतलब ये भी एक तरह का एनिमल एडेप्टेशन है अपने प्रीडेटर से बचने के लिए, राइट, और अपने एनवायरमेंटल कंडीशन से भी मतलब सर्वाइव, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ एडेप्टेशंस, बट यहाँ बहुत ज्यादा एनवायरमेंट से एडेप्टेशन नहीं, इंटरैक्शन से अपने प्रीडेटर से बचने वाली एडेप्टेशन है यहाँ पे, राइट। तो जैसे अगर आप देखोगे कि अगर मान लो कि हाँ इकोलॉजिकल एडाप्टेशन से हमें एनवायरनमेंट से बचने के लिए कुछ एडाप्टेशन हम ले रहे हैं, तो इन दैट केस आपका आ जाएगा लाइक माइग्रेशन हमने कर चुके हैं, है ना। तो माइग्रेशन मतलब टेम्पोररीली चेंज ऑफ अ प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, राइट। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि माइग्रेशन में साइबेरियन क्रेन वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सेंचुरी पे या कौन से कहाँ पे वो आ रहा है, राइट। और इसके अलावा हमारी फिशेस की माइग्रेशन हमने देखा है कि कैटाड्रामस माइग्रेशन एज वेल एज एनाड्रामस माइग्रेशन देखा है। कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक केमोफ्लेज कर रहा है, जैसे प्रेइंग मैंटिस हो गया, ग्रास हॉपर्स हो गया, कई बार वो ग्रीन कलर ले लेता है, ग्रीन कलर की बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाता है, ताकि या ट्विग्स जो छोटे छोटे ब्राउन ट्विग्स है उनके साथ वो मैच कर लेता है, ताकि प्रीडेटर्स उनको डिफरेंशिएट ना कर पाए भाई, एनवायरनमेंट की बैकग्राउंड और वो सेम कलर की अगर हो जाए तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, इस तरह से ऑर्गेनिज्म बच जाती है। फिर हमने डिस्कस किया था मिमिक्री के बारे में। मिमिक्री में क्या होता है, रिजेम्बलेंस ऑफ वन स्पीशीज बाय अनदर स्पीशीज, और उस रिजेम्बलेंस में करते क्या है ये, कई बार क्या होता है जो पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म, यानी जिस ऑर्गेनिज्म को बर्ड खा सकता है वो ऐसा मिमिक्री करेगा कि देखने में वो अनपैलेटेबल, जिसको नहीं खा सकता है इस तरह की मिमिक्री करेगा, और जिसका वो मिमिक्री कर रहा है उसका नाम है मॉडल, और जो कर रहे हैं उसके नाम है मिमिक, जो इमिटेट कर रहा है उसके नाम है मिमिक कर रहा है। तो उसमें एक मिमिक्री हमने देखा था कि बेटिसियन मिमिक्री। बेटिसियन में क्या होता है, एक पैलेटेबल बटरफ्लाई जिसका नाम है वाइसरॉय बटर, जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है या वाइसरॉय बटरफ्लाई, ये दो ऑर्गेनिजम्स है। जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है जो पैलेटेबल है वो मिमिक करके मोनार्क की तरह बन जाता है, अनपैलेटेबल बन जाती है, और उस अनपैलेटेबल में देखो क्या होता है कि बर्ड्स फिर उसको खाते नहीं है, उसको छोड़ देता है, राइट। तो इस तरह से वो बच जाता है वाइसरॉय बटरफ्लाई। और एक आता है कि बेटिसियन मिमिक्री। सो बेटिसियन मिमिक्री में क्या होता है कि दोनों ही वैसे तो अनपैलेटेबल है, लेकिन कई बार डराने के लिए जो दोनों ही एक बटरफ्लाई जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, इट मिमिक्स लाइक द क्वीन बटरफ्लाई, राइट। फिर एक आता है एल्यूरिन या फिर एग्रेसिव मिमिक्री, मतलब सम प्रीडेटर्स एनहेंसेस द चांस ऑफ कैचिंग प्रे, वो प्रे को कैच करने मतलब चांसेस को बढ़ा देता है। जैसे माउथ कॉर्नर ऑफ अफ्रीकन लिजर्ड अपीयर्स लाइक फ्लावर्स, ठीक है, तो लिजर्ड बिल्कुल फ्लावर जैसा लगेगा देखने में, और मैनी स्पाइडर रिजेंबल्स ऑर्किड फ्लावर जैसा रिजेंबल होता है। तो कैमोफ्लेज प्रीडेटर हेल्प्स देम टू इजीली, और फिर जैसा अगर मान लो फ्लावर की तरह लगने लग जाएगा देखने में, तो इंसेक्ट क्या करेगा, उसको फ्लावर समझ के उसके ऊपर जाएगा ताकि नेक्टर लेने के लिए, और उस बहाने जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो उस इंसेक्ट को कैच कर लेता है, अपने प्रे को बड़ी आसानी से कैच करने के लिए ये मिमिक्री होता है। वार्निंग कलरेशन जैसे डार्ट फ्रॉग्स बोलते हैं, फाइलोबेट्स बोलते हैं, फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका यानी अमेज़न। हाँ, एक क्वेश्चन अमेज़न फॉरेस्ट से भी कल आया था, डाइवर्सिटी सबसे हाईएस्ट किसका है, तो वो भी हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर्स में।
दे प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, बहुत जोर से ये फ्रॉग अपनी आवाज देता है और फिर वो इको करता है, वो जो साउंड है ना किसी चीज के साथ टक्कर खा के वो इको करता है, एकोलेशन होती है, सोनार इकोस बोलते हैं। सो दिस एकोज आर एनालाइज्ड बाय द बैट्स, और बैट्स बड़ा, क्योंकि खुद का भी वो एको प्रोडक्शन करके उनको पता चलता है कि आगे कोई चट्टान है, आगे कोई कुछ है, हमें प्रोटेक्शन देना है ना। तो बैट्स बड़ा माहिर होते हैं एकोलेशन को काउंट करने के लिए। सो एकोलेशन इज ऑल्सो यूज बाय अदर एनिमल्स, इवन व्हेल्स भी एकोलेशन को यूज करके अपने आगे कोई खतरा है वो सब वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर हमने हमारी जो एक और एडेप्टेशन है हाइबरनेशन एस्टिवेशन, जिसमें वो समर और विंटर स्लीप तक की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाए और उस दौरान हमारी जो खाना पीना होता है बहुत कम हो जाती है। सो इस तरह से वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उन दिनों स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं ताकि अपने आप को और चीजों से मतलब एनर्जी सेविंग बना सके, ठीक है। इवन वाटर स्कैर्सिटी में भी जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो अपने वाटर प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स जो होती है उसी वाटर को वो यूज कर लेते हैं ताकि बाहर से इनटेक ना करना पड़े वाटर की, और डिहाइड्रेशन भी साथ साथ नहीं हो, मेंटेन रहे, ठीक है। कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस है लाइक फिनोटिपिक एडेप्टेशंस, है ना। इफ यू हैव एवर बीन टू हाई ऑल्टीट्यूड, जैसे अगर हम रोहतांग पास चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, नोजिया होता है, फैटिगनेस होती है हमें, इवन कई बार ऑक्सीजन की वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है। जितना हम ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाती है, राइट, और हमारी आरबीसीज बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। तो वहाँ के लोगों की एडेप्टेशंस जो है माउंटेन सिकनेस से वो कैसे होता है, देखो बेसिकली उनमें क्या होता है कि दे हैव अ वेरी नो रेड टाइप की चीक्स होती है उनकी, और थोड़ा सा वो हेल्दी टाइप के होते हैं, है ना। सो दे काउंट द हीमोग्लोबिन इन द पीपल, उनके जो हीमोग्लोबिन जो रेट है हमसे कई गुना ज्यादा होगा। Even deep sea organisms are adapted to tolerate the pressure of 100 atmosphere. कैसे? In the hot springs, तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड अबव भी हो तो वो अपने आप को उस चीज से एडेप्टेशन कर लिया है। और हमने कुछ रूल्स पढ़ा था, एलन रूल, गॉस रूल्स, दे आर ऑल्सो सम मीन्स ऑफ एडेप्टेशंस, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पॉपुलेशन पार्ट, राइट। सो बेसिकली पहले देखते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन, मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर मैं अपना लैंग्वेज में इसको समझाऊंगी। इट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, देखो टोटल नंबर ऑफ interbreeding individual. Interbreeding breeding is very important to calculate the rate of population. उसी से तो हमें पता चलता है कि population कब बढ़ेगा कब कम होगा। So individuals of a species found in a geographical area. ठीक है, who share and compete for similar resources and compete for ठीक है, compete for similar resources. अब देखो द टर्म इंटरब्रीडिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरब्रीडिंग, इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसीलिए ये टर्म लगाया गया है कि इंटरब्रीडिंग। व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर कम होता है आने वाले दिनों में पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होने की पॉसिबिलिटी होती है, और रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स अगर ज्यादा है, जो भी हमारी पॉपुलेशन कैलकुलेटिंग यूनिट है, तो दैट मीन्स द पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज वेरी सुन, ठीक है, आने वाले दिनों में इसका जो होगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होगी। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन कैलकुलेटिंग द स्पीशीज। The total number of interbreeding individuals of a species found in a particular geographical area. दुनिया भर की पॉपुलेशन हम एक
एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ छोटे छोटे यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं। आपने देखा होगा सेंसस जब कैलकुलेट करते हैं, कई स्कूल्स की वर्कर्स आपके घर में आते हैं, पूछताछ करते हैं कितनी भाई बहन हो, माँ बाप है, कोई है और कोई साथ आपके साथ रहता है। सो इस तरीके से एक छोटे छोटे एरिया को ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। फिर उन सारे जो डेटा होती है उसको असेंबल करके हम एग्जैक्ट एक फिगर, मतलब 100% एक्यूरेट फिगर तो नहीं होता है। देखो एक्यूरेट फिगर इसलिए नहीं होता, हमारे इंडिया में भी एक्यूरेट फिगर नहीं होता, बाहर बहुत कम पॉपुलेशन की लोग, जैसे आप यूपी में देखो, एक छोटा सा स्टेट है हमारी इंडिया की एंड 22 लाख की पॉपुलेशन है। फ्रांस में उतना नहीं है, इतना बड़ा कंट्री है उसमें नहीं है। स्पेन देखो इतना बड़ा कंट्री है, उसमें 10 to 12 लाख की पॉपुलेशन ही है ना। तो हमारे इंडिया में एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसलिए नहीं हो पाता है, कई लोग अभी भी इंटीरियर्स में जो विलेजेस में होती है, जो आपके रूरल एरियाज में होते हैं, इनके पास फैसिलिटी है बट दे डोंट गो। वो उनकी जो बेबी की बर्थ होती है कई बार घर में ही हो जाता है वो, है ना, और हॉस्पिटल में नहीं होता, तो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाते। एमसीडी में जाते नहीं है ये म्यूनसिपैलिटी में कि इस बच्चे का नाम लिखवाए, इसकी बर्थ सर्टिफिकेट ले। और कभी भी किसी भी टाइम जब वो बोर्ड, बच्चा बड़ा हो जाता है, बोर्ड देने की जरूरत होती है, तब उनको याद आता है कि इसका बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो सही नहीं बन पाता, राइट। तो ऐसे तो कई सारे केसेस है, ना एक्यूरेट उसकी बर्थ सर्टिफिकेट्स है बच्चों की, है ना, और ना प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट मेंटेन कर रहे हैं, कि किसी का डेथ होता है वो अपने आप उसकी क्रेमेशन कर देते हैं, इवन डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं पड़ता, उनको लेते नहीं है ना। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जिनके वजह से हमारा जो पॉपुलेशन रेट है, हम कहते हैं कि इतना है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अप टू द लेवल कि यही एक्यूरेट है नंबर, वो नहीं पता हमें अभी तक। सो individuals of a species found in a geographical area who share और compete for similar resources। हम एक दूसरे से, हम खाते पीते एक ही चीज है, ह्यूमन बींग्स, कोई वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है ना। तो हमारी जो जो कंपटीशन रहती है, सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्स, सबको चाहिए कि अपना घर हो, अपना एक नॉर्मल इनकम रहे, हम अच्छा से खा सके, तो सभी हम उसी रिसोर्स के अकॉर्डिंग हाँ अपने एक दूसरे से compete कर सकते हैं, right? So examples of populations are all that rats, हम खाली ह्यूमन बींग्स का थोड़ी लेंगे, कोई भी एरिया की कोई एक प्लांटिक वुड का ले लेते हैं या रैट्स की ले लेते हैं, राइट। सो इन इकोलॉजी, अगर हम इकोलॉजी के लिए देखें, पॉपुलेशन इन इकोलॉजी इज देयरफॉर, पॉपुलेशन अगर इकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें, therefore an important therefore population, देखो अगर इकोलॉजी में देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन, इज अ लिंक। हम इसको therefore को हटा के इज अ लिंक between important ecology to population, ठीक है। तो पॉपुलेशन काफी करता है, मतलब एक लिंक बनाता है इकोलॉजी टू पॉपुलेशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीनों चीजों को लिंक करता है, राइट। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज भी होती है इसमें, qualities that an individual organism does not have, right? So an individual may have birth और डेथ, बट पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल, सपोज मेरे घर किसी और के घर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा पॉपुलेशन में, सपोज मान लो इंडिविजुअल की हम कुछ एक फैमिली के हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बर्थ और मतलब डेथ होगा, बट पॉपुलेशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट करके कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो इसमें हम लिखते हैं पॉपुलेशन हैज
ठीक है. So what are the an individual has birth and death. ठीक है. But a population have birth rate and death rate. ठीक है. तो ये एक डिफरेंस है पॉपुलेशन और उसके बीच में. सो देखो पॉपुलेशन में क्या होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, राइट. इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, दीज रेट्स रेफर्स टू पार कैपिटा, बोलते हैं इसको पार कैपिटा, राइट. सो इन अ पॉपुलेशन, ये सब टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है. सो इन अ पॉपुलेशन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ठीक है is termed as par capita. ठीक है. इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना par capita income. So par capita birth and death. ठीक है. अब देखो इसमें फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ इसमें कैलकुलेशन है, हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे. दीज आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स. जैसे इन अ पॉन्ड, एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, सपोज इन अ पॉन्ड 20 लोटस आर देयर. ठीक है. सो पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर के हैं. ठीक है, लास्ट ईयर. और एडिशनल मतलब एंड थ्रू रिप्रोडक्शन, मतलब उस लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर तक, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन अपने पास 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड. अगर ऐसे क्वेश्चन आए, मैं बता रही हूँ 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड. ठीक है. सो आपको पूछेंगे कैलकुलेट द बर्थ रेट. तो मेरा मतलब कहने का मतलब है अगर बर्थ रेट कैलकुलेट करने के लिए दे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो. मैंने लोटस का लगाया, किसी और ऑर्गेनिज्म का लगा देंगे वो, है ना. सो बर्थ रेट. तो मेरे इसकी सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले कि जो करंट है टोटल नंबर, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन of the current year right equals to 28 आ गया, है ना. So we calculate the birth rates, therefore birth rate equals to, हमारे पास क्या आएगा, 20 हमारा प्रीवियस ईयर का था और 8 हमारा न्यू एडेड हुआ. So 0.4 offspring per lotus per year. इस तरह से बर्थ रेट. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इवन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ऑफस्प्रिंग्स लाइक पर लोटस पर ईयर. सो व्हाट इज द बर्थ रेट इज 0.4 इज द बर्थ रेट. अब आता है, ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेथ रेट की, है ना. सो डेथ रेट. अब मेरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है डेथ रेट के लिए, suppose 4 individuals of the laboratory population of 40 fruit flies died. तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 4 individuals of laboratory fruit flies dies, right, during a specified इसमें क्या बोला है, 4 laboratory fruit flies of 20 organisms, sorry, of 40 flies dies. So what will be the death rate here? So हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमारा टोटल कितना था, 40 था,
सो मेरा जो पॉपुलेशन था एग्जैक्टली 40 था, उसमें से 4 की डेथ हो गई है, राइट? तो इसको मैं काट दूंगी तो फिर मेरा क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। सो पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। सो इस तरीके से मैं निकाल सकती हूँ कि बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है? तुम्हें जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। यानी जो एडिशनल डेथ हुआ है या बर्थ हुआ है अपॉन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, जो भी दे रखा होगा उसको करोगे तो आपका मतलब बर्थ रेट विल बी, यू कैन टेक इट आउट, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, सेक्स रेशियो देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और कल नीट की पेपर में भी यही चीज मतलब आया था, पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट्स में क्या नहीं फैक्टर लाता है। सो दिस इज ऑल्सो, यानी बर्थ रेट एक एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन कैलकुलेट होने के लिए, डेथ रेट इज एन एट्रीब्यूट है, एंड सेक्स रेशियो इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट, मतलब फैक्टर कैलकुलेट हो रहा है। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज, देख तो कौन, सो व्हाट इज सेक्स रेशियो? देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब एन इंडिविजुअल हैज सेक्स, मेल और फीमेल की जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो एन इंडिविजुअल हैज सेक्स, मेल और फीमेल, राइट? बट a population has a sex ratio, इंडिविजुअल मेल है कौन, फीमेल कौन है, बट पॉपुलेशन जब हम देखेंगे सेक्स रेशियो देखेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ मेल एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल, दिस इज कंसिडर्ड एज सेक्स रेशियो। सो पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो बोला जाता है, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मेल्स 40% हम किसी जगह का लिख रहे हैं, एंड फीमेल्स में हम लिख रहे हैं सपोज 60% की, ठीक है? तो दिस इज द सेक्स रेशियो। अब एक और टर्म आता है यहाँ पे, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? एज में जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो बच्चे होते हैं जिनकी अभी प्यूबर्टी नहीं आया है, राइट? रिप्रोडक्टिव फेज उसका नहीं आया है, दे आर कंसिडर्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। और जो प्यूबर्टी से लेके मेनिपॉज तक इन केस ऑफ फीमेल्स, या मेल्स में भी एक पर्टिकुलर एज तक देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब जिससे एक पॉपुलेशन बढ़ सकता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और तीसरा, थर्ड ग्रुप जो इसमें आता है, दैट इज द ओल्ड एज पर्सन, जिनकी रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टॉप हो चुका है, वो सीज हो चुका है। सो दैट दोज आर कॉल्ड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, राइट? सो इसमें हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन हैज 3 एज ग्रुप्स, ठीक है? फर्स्ट फेज जो है दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव, और सेकेंड जो फेज है दिस इज रिप्रोडक्टिव, एंड थर्ड फेज जो है इट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये 3 फेज में हम कंसिडर करेंगे, राइट? सो इसमें कंपेयर मतलब रिप्रोडक्टिव जो है abundance, comparative abundance determines the reproductive status of population. A population having large number of मतलब young generation, young individual will always show rapid growth in population. तो इसमें भी ऐसा ही होता है, a population with large number of young individuals will show rapid increase. तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं, ठीक है? अब फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिसमें है, तो मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिसमें होता है, ज्यादा होता है, ओल्डर इंडिविजुअल ज्यादा होता है, दिस विल शो अ नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है? और
लेसर देन प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है. सो अ पॉपुलेशन विथ लार्जर पोस्ट रिप्रोडक्टिव individuals than pre-reproductive. ठीक है, will have decreasing population. So हम क्या कहेंगे? Negative growth. So this is considered as negative growth. अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एज पिरामिड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज पिरामिड्स. 3 तरह का एज पिरामिड्स होती है. अभी मैं दिखा देती हूँ डायग्राम से. सो देखो यहाँ हमने दो मतलब ये बना रखा है एज पिरामिड्स. सॉरी, वन इज मेल फीमेल की. अर्ली स्टेज में देखो मेरी इस ग्राफ में अर्ली स्टेज में ये रहा मेल्स और फीमेल्स. ये इंटरमीडिएट स्टेज में देखो मेल्स फीमेल्स की रेशियो. और ये लेट स्टेज में मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कार्व कैसा हो जाता है, राइट. सो और हमने जो कर रखा था हम जिसे हमारी ये वाला देखो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव 3 फेज अपने पास होता है. प्री रिप्रोडक्टिव फेज. प्री रिप्रोडक्टिव कौन सा? मतलब इसमें यंग जो प्यूबर्टी वाला, और इसमें ओल्ड पीपल, और इसमें बिल्कुल जो चिल्ड्रन होती है जो टीनेज मतलब चाइल्ड टू हम कह सकते हैं टीनेज प्री रिप्रोडक्टिव में मतलब प्यूबर्टी से पहले की बात कर रहे हैं. अगर प्री रिप्रोडक्टिव देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले जो मेरी डायग्राम है प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है और रिप्रोडक्टिव थोड़ा कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम है. यानी आने वाले दिनों में जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये फ्यूचर में क्या होगा? प्री रिप्रोडक्टिव अगर रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है तो द पॉपुलेशन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग दिखा रहा है. वो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन को दिखा रहा है. दूसरा क्या आ रहा है सेकेंड ग्राफ में देखो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज आर सेम. नंबर ऑफ जो स्पीशीज है सेम है. तो और पोस्ट रिप्रोडक्टिव हमेशा ही कम है, राइट. तो इस केस में क्या होता है आज जो पॉपुलेशन है जितनी नंबर कल भी उतना ही होना है क्योंकि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव फेज आर सेम फेज दिखा रहा है. और थर्ड जो फेज है इट्स कॉल्ड अर्न शेप. ये पहला वाला एक्सपांडिंग में ट्रायंगुलर शेप दिखा रहा है, स्टेबल वाले में बेल शेप कर्व दिखा रहा है, और तीसरे वाले में अर्न शेप स्पिंडल शेप जिसमें हम धागे रखते हैं, है ना. तो ये जो अर्न शेप दिखा रहा है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव, राइट. तो फिर ये क्या होगा? डिक्रीजिंग पॉपुलेशन. आज जो रिप्रोडक्टिव है और आने वाले दिनों में और कम रिप्रोडक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारे आज के प्री रिप्रोडक्टिव इज वेरी लेस. So this is the 3 graph और हमें this is very very important. once again I am telling you इसको आपको देखना है. अब हम देखते हैं एज पिरामिड्स का. ये हमने बता दिया आपको डायग्राम से. So now let's move on to age pyramids. अब एज पिरामिड्स में जो हमारे पास सबसे पहला आया था this was triangular age pyramid, right? Triangular age pyramid. The number of pre-reproductive individual is large. So the number of individual pre-reproductive is large है यहाँ पे. So number of reproductive individuals is moderate. Number of reproductive individuals are moderate and number of post reproductive are less. ठीक है. So my graph rate of growth depends upon rate किसके ऊपर होता है? Upon the comparative size of
pre-reproductive. So अगर हम triangular shape देखें, so that means in triangular shape में is increasing population दिखा रहा है, ठीक है। और हमारा सेकेंड जो शेप आ रहा है बेल शेप पिरामिड. सो व्हाट इज बेल शेप पिरामिड इज, मेरा पिरामिड का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक करते इसको. सो पिरामिड बेल शेप में क्या आएगा, द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव. सो इसमें हम नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव and reproductive are similar, ठीक है, are almost आप लिख सकते हो equal, right? So population size will remain same. Population size will remain same. So हम इसे क्या कह सकते हैं, a stable population कह सकते हैं, ठीक है. और जो हमारा थर्ड टाइप है आर्न शेप, और इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप. इसमें देखो प्री रिप्रोडक्टिव जो है कम है, सो रिप्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर more as compared to pre-reproductive, right? So it is declining population, ठीक है. सो ये हो गया हमारा मतलब कार्ब्स की बात. अब हम देखते हैं पॉपुलेशन साइज, आउटकम ऑफ कंपटीशन विथ अनदर स्पीशीज लाइक प्रेडेटर और प्रे की जो कंपटीशन है उससे हम मतलब साइज, पॉपुलेशन साइज जो होती है दैट इज बेसिकली बाय पॉपुलेशन डेंसिटी. तो n is needed for to measure the numbers only. हम डेंसिटी देखते हैं. सो नेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन साइज, और हम इसे क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी. सो विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, इसमें हम पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन एरिया को ले लेते हैं, है ना. So this will give you the n, population density is calculated, और इसको हम denote करते हैं n से. For example, in a forest area 200 parthenium plants but only single banyan. parthenium मतलब एक तरह का ग्रास है, parthenium plant but a single banyan, ठीक है, जो कि कैनोपी दे रहा है, मतलब शेड दे रहा है. सो विथ अ लार्ज कैनोपी स्टैंडिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ banyan tree इज लो, राइट. banyan tree, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि एक ही है, ऑफ banyan tree is low, ऑल्दो पार्थिनियम ग्रास है फिर भी इसकी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मोर एज कंपेयर टू पार्थिनियम, राइट.
तो इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी में पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक टर्म है। सो लेट्स सी हियर पॉपुलेशन growth. Now the size of the population keeps on changing. बहुत सारे फैक्टर्स लाइक फूड अवेलेबिलिटी होता है, प्रीडेटर प्रेशर्स होती है, एंड रिड्यूस वेदर होती है, सब कुछ मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वेदर कंडीशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मोर है लेस है। तो अगर मोर है the population density will also increase. So what is population growth? Increase in the population number which is dependent on environmental factors. ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम द पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम अपने लैंग्वेज में दे is the number of individuals of species per unit area per space of at a given time. ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। और वैसे हम लिखे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन स्पेस, वो तो हम कर चुके हैं। एरिया भी लगा सकते हो, D इक्वल्स टू N अपॉन S। व्हाट इज N? N इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स, और S क्या है? स्पेस, जो एरिया का है ना। अच्छा, अब कुछ और टर्म्स देखते हैं जो आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक natality. Now what is natality? Number of births during a given period of time. So number of births during a given period of time, right, is called the natality. In a population, obviously एक population में ही हम calculate करेंगे इसको. Then comes mortality. So what is mortality? It is the number of death right in the population during a given period. ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है? मोर्टेलिटी के बाद विल डू इमिग्रेशन. So what is immigration here? Number of individuals ठीक है of the same species that have come into the habitat मतलब जैसे हम 10 इयर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, तो इन 10 इयर्स में बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, हमने 100 पॉपुलेशन से शुरू किया, लेकिन 10 इयर्स में बाहर से किसी और कंट्री से 5-7 लोग आ गए. सो दैट इज द इमिग्रेशन पार्ट, राइट. सो हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. सो हम 10 इयर्स में कैलकुलेट करते हैं, तो 10 इयर्स की, ठीक है. देन लास्ट वन इज एमिग्रेशन कहते हैं. नाउ व्हाट इज एमिग्रेशन?
नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द कंट्री या एरिया या हैबिटेट एंड गोइंग टू एल्सवेयर, तो 10 लोग हमारे यहाँ से माइनस भी हो जाएंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of the population who left the habitat right and gone elsewhere during a time period, इसे कहते हैं एमिग्रेशन। अच्छा, तो अब हम देखो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी कैसे कैलकुलेट करोगे। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, ठीक है। सो एन टी प्लस वन, एन टी क्या होता है, एन टी इज द इनिशियल पॉपुलेशन, है ना, और टी प्लस वन मतलब फाइनल पॉपुलेशन। हम सेंसस कब तक कैलकुलेट करते हैं, 10 ईयर्स तक। तो वो जो 10 ईयर्स में जितना इंक्रीज हो गया है दैट इज द एन टी प्लस वन, यानी इट्स अ फाइनल पॉपुलेशन इक्वल्स टू एन टी। एन टी क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, प्लस सो बी प्लस आई यानी बर्थ रेट, बी इक्वल्स टू बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। जिनकी डेथ हुआ है और जिनकी जो लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं, so they should be subtracted, right? So this formula gives the population density where nt plus 1 equals to final population, है ना, और nt equals to initial population, b equals to birth rate, I equals to immigration, E equals to emigration, and D equals to death rate, ठीक है। तो हम पॉपुलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास कुछ ग्राफ है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ मॉडल्स, है ना, किस तरह का ग्रोथ होता है। सबसे पहला जो अपने पास आता है दैट इज द एक्सपोनेंशियल मॉडल, ठीक है। ग्रोथ मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ। अच्छा, कल भी आया था जो हमारी पेपर था नीट का, इसमें भी ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन आ रखा है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या बोल रहा है, द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन with time shows specific pattern, ठीक है। सो कई सारे, जैसे हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है, फिर हमारे आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ आता है ना। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हम लेट्स टेक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे ले लेते हैं। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल का मतलब होती है लॉग फेज, जहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल मतलब हाई लेवल पे है। व्हेन फूड एंड स्पेस ऑफ ए पॉपुलेशन आर अनलिमिटेड, खाना पीना भी ठीक होना चाहिए, एक्सटर्नल कंडीशन भी होना चाहिए। व्हेन फूड एंड स्पेस फॉर अ पॉपुलेशन are unlimited, right? Each species has the ability to realize fully its inherited potential to grow. ठीक है। सो अगर हम एक्सपोनेंशियल रेट देखें, इसका जो
हमारे पास इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन तो हम खैर दोनों का एक साथ कर सकते हैं, या इसका इक्वेशन अगर हम अलग कर दे, देखो ये हमारा ग्राफ, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको ना स्ट्रेट कर देती हूँ। सो अगर मेरा ये टाइम फैक्टर है t है, और ये हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज n, सो पॉपुलेशन डेंसिटी n, राइट। तो मेरा एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ आएगी दैट विल बी, अगर मेरा ये कैरिंग कैपेसिटी k, so what is k? K is the carrying capacity, the capacity of an area to support the population। खाली population होने से नहीं होगा, उस एरिया की कैपेसिटी कितना वो शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है, एग्जैक्टली फूड प्रोडक्शन जो होती है वो भी मायने रखता है। सो दैट इंडिकेट्स द कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर हम इसको देखें, माय ग्राफ विल बी ऐसे आ जाएगा, यानी ये सिग्मॉइड शेप रहता है। ये सेकेंड ग्राफ है मेरा। सेकेंड ग्राफ क्या बोल रहा है? इट्स अ सिग्मॉइड कर्व। सो यहाँ पे dn अपॉन dt, राइट, rate of change of population with respect to time equals to r into n, k minus n upon k। Now what is my जो फैक्टर है, देखो यहाँ पे जो पार कैपिटा के अकॉर्डिंग देखा गया, द पॉपुलेशन ग्रोज इन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक रेशियो। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक रेशियो में आता है, राइट। सो इफ यहाँ पे, ठीक है ना, सो व्हाट इज dn अपॉन dt? अगर हम देखें dn अपॉन dt इक्वल्स टू b माइनस d इंटू n, और b माइनस d का वैल्यू क्या होता है? b माइनस डी इक्वल्स टू r। b माइनस डी मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इक्वल्स टू r। व्हाट इज r? R is the intrinsic rate of natural increase, biotic potential, जो reproductive groups है जिससे population increase हो सकता है। So it is the intrinsic rate of natural increase, ठीक है। So ये है R एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बहुत सारे मतलब बायोटिक एबायोटिक फैक्टर को एसेस करने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को एसेस करने के लिए आर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये लिखूं, नॉर्वे रैट इस पॉपुलेशन की आर इक्वल्स टू 0.015 एंड दैट फॉर फ्लर बिटल, मतलब ये फ्लर बिटल इज 0.12, इस तरह से कंपेयर करके निकाला जाता है। इन इंडिया में अगर 1981 की सेंसस देखोगे, आर फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन वाज इन इंडिया, आर फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन in 1981 was 0.205 ये था। तो करंट वैल्यू ऑफ आर जो है, बर्थ रेट को आप डेथ रेट, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई आर की वैल्यू बताओ, तो आप सिंपल उस क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आर बर्थ रेट और डेथ रेट। नाउ दिस एक्सपोनेंशियल कर्व जो आता है, द एक्सपोनेंशियल कर्व इज एस और सिग्मॉइड शेप, ठीक है। कैसे? इसमें देखो ये जो फेज आ रहा है ना, दिस इज द लैग फेज। लैग मतलब स्लो रेट ऑफ ग्रोथ, और ये था लॉग हाई रेट। वंस एडेप्टेशन, लैग में क्या होता है? एडेप्टेशन होती है, तो रेट ऑफ ग्रोथ बहुत स्लो होता है।
और एक बार एडेप्टेशन हो गया, रेट ऑफ ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल पॉइंट तक इंक्रीज कर जाता है. दिस इज अ लॉग फेज. कल यही क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट होती है कहाँ पे होती है, दैट इज इन लॉग फेज. और ये जो स्टेबल फेज है, दिस इज द स्टेडी फेज. फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन होना जाता है, डेथ रेट आ जाती है, डेथ होना शुरू हो जाता है, राइट. सो इसमें शेप एज लैग फेज. लैग फेज किसके लिए, लैगिंग, स्लो, इज स्लो followed by log or exponential growth. ठीक है, followed by steady phase और stable phase. ठीक है. और दूसरा जो हमारे पास लॉजिस्टिक, देखो इसमें एक जे शेप कार्व भी आता है. अगर हम जे शेप कार्व की बात करें, सो मेरा वही रहेगा इक्वेशन, इज द टाइम, और इधर क्या रहेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है. और ये k इज द कैरिंग कैपेसिटी. सो k इक्वल्स टू कैरिंग कैपेसिटी of the area providing food and shelter. तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, लैग फेज की बहुत ये नहीं है, एडेप्टेशन की जरूरत नहीं होता यहाँ पे. सो दिस इज द लैग फॉलोड बाय लॉग. स्टेडी फेज नहीं होता, सीधे डिक्लाइनिंग. ये लोअर पॉप ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, ब्रायोफाइट्स वगैरह एकदम फेवरेबल देखेगा तो ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाएगी और उतना ही जल्दी इसका डेथ रेट भी आ जाती है. तो उसमें बिल्कुल, so dn upon dt equals to r into n. So what is dn upon dt? Rate of change of number of population with respect to time. R is the biotic potential, n is the total number of individuals. So J shape के लिए dn upon dt equals to r into n. R equals to biotic potential या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर आप कह सकते हो, और n इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन. ठीक है. सो बेसिक अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम देखें, सो द बेसिक कैलकुलस टू डिराइव, बेसिक कैलकुलस टू डिराइव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ is nt equals to n naught e to the power rt. Now what is nt? Population density after time t. ठीक है. n naught equals to initial population, e is the exponential factor. ठीक है. R equals to rate of growth और T equals to time period. Right? So exponential किसके लिए होता है, मतलब लोअर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए. वैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ हम देख सकते हैं बहुत फास्ट होती है, फंगल ग्रोथ अगर हम कल्चर मीडियम में रखें. सो अब हम देखते हैं एक हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ. नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेंसस का कुछ डिस्कस कर दूंगी. सो लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, सो अनलिमिटेड रिसोर्स रिजल्ट इन, बहुत ज्यादा खाना शेल्टर प्रोवाइड हो तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है. अनलिमिटेड रिसोर्सेस रिजल्ट्स into exponential in growth. ठीक है. so इसमें जो होता है कैरिंग के, द लिमिट इज कॉल्ड नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज. कैरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक हो, स्पेस वो अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, के वैल्यू है ना, और वो फूड अच्छा से प्रोवाइड कर रहा है,
तो शो इनिशियली अगर हम लिमिटेड एरिया पे जाते हैं, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शोज लैग फेज, और फिर जैसे ही एडेप्टेशन हो जाएगी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी होती है which reaches the carrying capacity. Carrying capacity फिर population बढ़ जाती है. So a plot of n in relation to time in sigmoid curve, right? So जो exponential curve, exponential growth is also called Verhulst-Parl. Very important. Verhulst-Parl logistic growth. Right? And is explained by dn upon dt equals to r into n. So k minus n upon k. N is the total population density हो गया, r intrinsic rate हो गया, और k is the carrying capacity. So logistic growth is more realistic, or it is also called sigmoid growth, right? तो अगर हम एक relation लिखे, relationship between J shape and S shape curve equals to dn upon dt, और यहाँ पे भी dn upon dt, right? तो मेरा यहाँ से इक्वल टू हटा देती हूँ, ये रहा, तो r into n k minus n upon k, और इधर क्या रहेगा r into n. So rn कैंसिल, ये कैंसिल, क्या रहेगा k minus n upon k. This is the relationship. ठीक है, सेंसस हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस करेंगे. आज की लेक्चर के लिए इतना ही, बट अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन आया है, और उम्मीद है नेक्स्ट ईयर भी आएगा. जो मैंने आपको सेक्स रेशियो की ग्राफ दिया है एंड कर्व्स, ग्रोथ कर्व से तो ऑलमोस्ट आता ही है, इस बार भी ग्रोथ कर्व से आया हुआ है. सो टिल माय नेक्स्ट लेक्चर, अ वेरी गुड बाय टू यू ऑल. ठीक है.